धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात करेंगे मोदी सरकार के जो अलायंस में लोग हैं वो किस तरीके की बात कर रहे हैं और मोदी सरकार के जो साथ में लोग हैं, मार्गदर्शक मंडल में जो लोग हैं वो किस तरीके की बात कर रहे हैं और जो मोदी सरकार का साथ छोड़ के जा चुके हैं या मोदी का दोस्ताना छोड़ के जा चुके हैं, जो किसी ज़माने में अपने स्कूटर पर मोदी को घुमाया करते थे, वो किस तरीके की बात कर रहे हैं। 4 ऐसी शख्सियत की बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा, कमेंट्स के रूप में अपनी राय दीजिएगा और जो भी बेबाक राय आप हमेशा से देते हैं उस तरीके से अपनी राय दीजिएगा। तो जिस वक्त नोटबंदी लागू हुई थी, पहले बंदे की बात करते हैं, जिस वक्त नोटबंदी लागू हुई थी उस वक्त सबसे पहले विपक्ष में रहने के बावजूद नीतीश कुमार ने, जो बिहार के सीएम आज भी हैं, उस वक्त भी बिहार के सीएम थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बिहार के सीएम है, उस वक्त वो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के सीएम बिहार के सीएम हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा है कि नोटबंदी गलत फैसला साबित हुआ है और जो सोचा गया था, क्योंकि आपको याद होगा कहा गया कि 15.5 लाख करोड़ रुपया चलन में है कैश, 12.5 लाख करोड़ वापस आएगा, 3 लाख करोड़ रुपया जो है वो काला धन है और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन साहब 15.5 लाख करोड़ रुपया वापस आ चुका है और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो वो बंद कर दिया गया था ना, 31 मार्च के बाद पैसा नहीं लेंगे, और लोग तस्वीरें आती थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर खड़े हैं, तमाम बैंकों के बाहर खड़े हैं, या नेपाल में आज भी तस्वीरें आ रही हैं। भाई प्रधानमंत्री मोदी नेपाल गए तो तस्वीरें हमारे पास आई कि नेपाल के लोगों के पास भारतीय करेंसी पड़ी हुई है। अगर वो सब आता तो मुझे लगता है 17-18 लाख करोड़ आ जाता, तो वो 2-2.5 लाख फालतू करोड़ जो है वो कहाँ से आ जाता। तो क्या वो 2-2.5 लाख करोड़ जो अभी बाहर रह गया है वो जाली है या जाली बैंकों के अंदर जा चुका है, कुछ पता तो चल नहीं रहा है। क्योंकि अब खजांची भी इस देश का ऐसा हो गया है कि वो गिन के आज तक नहीं बता पा रहा है कि नोटबंदी के बाद पैसा आया तो कितना आया। हालांकि 99% पैसा वापस आने का जो उन्होंने संसद की समितियां हैं उसके सामने पहुंच के हाजिर होकर अपनी रिपोर्ट दी है, ये नहीं बता पाए हैं कि फ़ैसला किसका था नोटबंदी का। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी इसमें कोई भूमिका थी या साहब ने बैठकर, 2 लोगों ने बैठकर ये डिसाइड कर दिया। और जब 2 लोगों ने बैठ के डिसाइड किया तो सवाल ये होता है कि मार्केट में नोट आने से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो नेता था वो नए नोट का फ़ोटो ट्विटर पे कैसे ट्वीट कर रहा था, अगर इतना ही खुफिया रखा गया था। तो बहुत सारे सवालात हैं। बड़ी खबर यही है कि अब नीतीश कुमार साथ हैं, उस वक्त विपक्ष में थे, वो नोटबंदी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो नीतीश कुमार अब साथ में हैं और साफ उन्होंने कह दिया कि नोटबंदी एक गलत फैसला साबित हुआ है और नोटबंदी से जो सोचा गया था वैसा कुछ हासिल नहीं हुआ है और देश काफ़ी पीछे गया है। बैंकों की शाख पे बट्टा लगा है, ये उन्होंने कहा है, और लोगों में बैंकों के प्रति विश्वास गिरा है, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार, जो पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अपनी सरकार चला रहे हैं। इस आलोचना के क्या माने हैं, क्या मतलब समझा जा सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो इस आलोचना में सबसे पहली जो चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो सरकार चल रही है, जिसके सीएम है नीतीश कुमार, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो तस्वीरें हमारे सामने आ ही रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात पहले हुआ करता था आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनता जा रहा था राजस्थान, जहां से भीड़ तंत्र द्वारा हत्या किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे थे। अफराजुल इस्लाम जैसे मजदूर को मार देता है वहशी दरिंदा शंभूलाल रेगर, और फिर उसके बाद तस्वीरें हमारे पास से आई बिहार में। अभी आरएसएस के प्रमुख जो हैं वो भी 3 दिन का अपना फिर से एक टूर नवादा इलाके में करके आए हैं वहाँ पे, जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़ा किया है। लेकिन ये बात प्रमाणित हो रही है कि आरएसएस की तीसरी बड़ी प्रयोगशाला बन गया है बिहार। तो उस बिहार में रामनवमी के दौरान जो बवाल हुआ, उसके बाद से बताया जा रहा है कि इनके संबंधों में तलखी आ गई है। हालांकि नीतीश कुमार ने स्टैंड सख्त लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे को, यानी कि यूँ कहें मोदी के मंत्री के बेटे तक को जेल भिजवाया और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे उनको जेल भिजवाया। अपनी बात पर वो अड़े रहे, रुक नहीं रहे, लेकिन संबंध ठीक नहीं है क्योंकि वो सत्ता में बने हैं और उनकी सहयोगी पार्टी इस तरीके से कर रही है, तो वो चीज़ें बन रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह आ रही है सामने वो यार है
कि वादा जो किया था साथ जुड़ने के बाद या चुनाव के दौरान कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बेचारे वो तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी नहीं दिलवा पाए नीतीश कुमार बाबू। वो बोल बोल के थक गए, खूब उन्होंने वहाँ पर मक्खन लगाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी देखिए इतने तमाम लोग बैठे हैं, सब चाहते हैं आज आप ऐलान कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। 16 साल पूरा होने पे जब पहुँचे थे पटना यूनिवर्सिटी, लेकिन नहीं किया। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं अंदर से। अब आगे चलते हैं। मुरली मनोहर जोशी का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो भी अंदर की खबर है। मुरली मनोहर जोशी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए हैं, लालकृष्ण आडवाणी मार्गदर्शन मंडल में डाल दिए गए हैं, और जितने भी नेता थे शांता कुमार ये सब लोग मार्गदर्शन मंडल में डाल दिए, क्योंकि जो बोलता था उसको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया, उसकी इससे ज़्यादा कोई वक्त रह नहीं गई है। उनसे जब पूछा गया तो मोदी सरकार को कितने नंबर देंगे 4 साल पूरे होने में, उन्होंने कहा जब कॉपी पर कुछ लिखा ही नहीं है, यानी कि कोई ऐसा बच्चा टीचर के पास जाए जिसने अपनी बुक पे कुछ लिखा ही नहीं है तो वो कैसे उसको नंबर दे। तो उन्होंने कह दिया क्या नंबर देंगे, यानी कि उनकी नज़रों में सरकार कुछ नहीं कर पाई है। उनका कहने का मतलब ये अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। अब इनको कौन सिखा रहा है जी, अब इनको कौन सिखा रहा है? ये तो आप ही की पार्टी के नेता हैं और उस टाइम से नेता हैं जब से फाउंडर हैं ये लोग। जनसंघ जब बाद में बीजेपी बना, भारतीय जनता पार्टी बना, तब से ये लोग हैं। अगर ये ऐसे बोल रहे हैं तो इन्हें कौन भड़का रहा है, इन्हें कौन दिखा रहा है, या इन्हें भी कोई वर्ग ला रहा है? आप जो दूसरों पर सवाल खड़े करते हैं तो इनके सवाल जो हैं वो भी कई सारी चीज़ें, इस तरीके का उनका बोलना कई सारी चीज़ें खड़ा कर रहा है। अब चलते हैं चंद्रबाबू नायडू पर। तो चंद्रबाबू नायडू 4 साल तक मोदी सरकार के सहयोगी रहे, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, पूर्ण राज्य का विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला उनके राज्य को, आंध्रा को, तो वो उससे उनकी सरकार से अलग हो गए। और अब उनका एक बड़ा बयान आ रहा है, अब वो खुल के खैर बोल रहे हैं। और जो कर्नाटक में कुमार स्वामी का शपथ ग्रहण समारोह था वो उसमें भी पहुँचे, उन्होंने साफ दिखा दिया कि पूरा विपक्ष है कि अब उनका एक बड़ा बयान आया है जो काफ़ी गौर करने लायक है, जिस पर गौर किया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो भी परिणाम आएंगे 2019 में, उसमें जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो किंग मेकर की भूमिका में होंगी, किंग मेकर के रोल में होंगी। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं किंग मेकर रह चुके हैं। फिलहाल लोकसभा में उनके पास 15 सांसद हैं, लेकिन जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी एनडीए की, उसमें वो किंग मेकर थे 22 सांसदों के साथ, और पूरी पार्टी को वही चलाते थे। यहाँ तक कि एनडीए के समन्वय समिति के उनको शायद अध्यक्ष भी बना रखा था। तो वो जानते हैं कि जो चुनाव इस बार होने जा रहा है 2019 का, उसमें जितनी रीजनल पार्टियां हैं, जैसे 132 सीटें आती हैं अभी इस तमाम विपक्षी पार्टियों की, अगर हम जोड़ दें और उसमें से कांग्रेस की अगर हम घटा दें, तो कांग्रेस की अगर हम 44 घटा के उसमें से कर दें तो 90 सीटों के आसपास, अगर वो 90 सीटें रीजनल पार्टियों की बढ़कर 130, 40, 50 के आसपास आ जाती हैं, जैसे कि संभावनाएं क्षेत्रीय दल बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं जो उपचुनाव के नतीजे दिखा रहे हैं, तो उसे मान लीजिए अगर वो 100+ भी पहुँच जाते हैं क्षेत्रीय दल, तो वो निर्णायक भूमिका में तो होंगे। वो ये कह रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रीजनल पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में हो। अब चलते हैं मोदी साहब को स्कूटर पे घुमाने वाले। नाम है प्रवीण तोगड़िया। किसी ज़माने में पूरे गुजरात अहमदाबाद में देखा जाता था, अपने स्कूटर पर पीछे बैठाकर नरेंद्र मोदी को घुमाया करते थे। इनके किस्से, कहानियाँ, यारी के किस्सी कहानियाँ तमाम गुजरात में और अहमदाबाद में मशहूर है। लेकिन अब खटपट चल रही है। खटपट तब से चली जब सीएम बन गए नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी ने इनको साइड कर दिया। उसके बाद से इनके अंदर से खटपट चली आ रही थी और अब उनको बीएचपी के पद से हटा दिया। 32 साल तक विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं प्रवीण तोगड़िया। और प्रवीण तोगड़िया ने नया ऐलान क्या किया है? उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार राम मंदिर के मुद्दे पर, गोरक्षा के मुद्दे पर और देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल साबित हुई है। उसने कोई काम नहीं कर पाई है। इसलिए देश के हिंदुओं की रक्षा के लिए और देश के किसानों की रक्षा के लिए जो उनका स्टाइल है, उसमें उन्होंने कहा है कि अब वो एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे और नई पार्टी बनाएंगे। 24 जून को, यानी कि अगले महीने, वो अपनी इस पार्टी का ऐलान कर देंगे। और उम्मीद है कि वो ज़्यादातर गुजरात के अंदर बीजेपी के सामने चुनाव लड़ेंगे, यानी कि मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा, ये जो लोग साथ थे और साथ हैं, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और 2019 से पहले हमारे सामने क्या होने जा रहा है। क्या नीतीश कुमार के जो तेवर हैं वो 2019 में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या नए समीकरण बनेंगे? क्योंकि राजनीति में कुछ पता नहीं है। वापस आरजेडी और जेडीयू मिल जाए, कांग्रेस मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि
4 साल में साफ विकास तो पैदा कर नहीं पाए। हालांकि कहना राहुल गांधी का भाषण के प्रधानमंत्री ज़रूर हैं, बड़े अच्छे अच्छे लच्छेदार जुमलेबाजी करते हुए बहुत लंबे लंबे समय तक भाषण देते हैं और भोंपू मीडिया लाइव टाइम दिखा ही रहा है। आपको पता ही आजकल कुछ रह ही नहीं गया काम, तो लाइव चला दीजिए। पत्रकार की ड्यूटी भी खत्म है, वो सारा दिन बोलता है, मुंह दुख जाता है उसका, और बोलता भी है शाम को तो नफरतें अपनी निकालता है। इसके अलावा तो कुछ काम रहा नहीं है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे फिर किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।